हम गृह मंत्री को भी हराएंगे, हम मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे। अच्छा। और अच्छे तरीके से घेरेंगे। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसी पीसीसी में सारे विधायकों की सलाह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ली। सिंधिया जी बता दें कि उनके साथ कितने विधायक खड़े थे, कितने विधायकों ने उनको समर्थन दिया था। अरे हमारे 114 विधायक बन के आए थे, तो क्या 14 विधायक उनका समर्थन करते तो उनको मुख्यमंत्री बना देते। 100 विधायक तो कमलनाथ जी के साथ खड़े थे। और अब उसका डिसीजन आने ही वाला है। तो हो सकता है कि गृह मंत्री जी चुनाव के पहले ही गृह मंत्री ना रहें। इन्होंने दादा नाम जो अपना रखा है पुलिस के लठ की दम पे, ये दादा की सारी दादागिरी निकलने वाली है। मैं पहली बार इतना ज़बरदस्त आक्रोश जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति देख रहा हूँ, और उतनी ही आस्था, उतना ही विश्वास कमलनाथ जी के लिए देख रहा हूँ। उसके अलावा किसी के घर में ट्रैक्टर भी है, किसान है, कोई छोटा छोटा 5 बीघा का किसान भी आज ट्रैक्टर रख लेता है, उसको नहीं मिलेगा। एक घर में मास्टर है या कोई चपरासी भी सरकारी नौकरी में, तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये सब जो नाटक नौटंकी इनने किया है, आगामी 15 जून को इस यात्रा का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। और ये यात्रा 10 जिलों में जाएगी, 22 विधानसभाओं में। पहले चरण में 10 जिलों में 22 विधानसभाओं में लगभग 55 से 60 सभाएं करके हमने लक्ष्य रखा है कि 3 से 5 लाख लोगों को हम एड्रेस करेंगे। मैं इसलिए कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, ना सिर्फ कांग्रेसी होने के नाते, बल्कि पिछड़े वर्ग का एक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होने के नाते, कि पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण अगर किसी ने किया तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने किया है। 2400 वोटों से मात्र जीते थे वो दादा पिछले चुनाव में। इस बार 24,000 से हराने का मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 24,000 से, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ। ये बात मंत्री जी अच्छे से जानते हैं, पूछ लीजिएगा कल मेरा नाम बता के। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई पार्टियों में अपनी सेवाएं दे चुके, पहले भाजपा में, फिर सपा में, फिर निर्दलीय भी काफ़ी समय इन्होंने चुनाव लड़ा, और अब जो है कांग्रेस में है काफ़ी समय से। अभी मैं आपको बता दूं 11 साल से बिल्कुल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कमान संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दामोदर सिंह यादव जी का खरी बात न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिर कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, कैसी चल रही है? विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं और आपको पिछड़ा वर्ग की पूरी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मेरे पूरे 20 साल के राजनीतिक कैरियर में मैं पहली बार इतना ज़बरदस्त आक्रोश जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति देख रहा हूँ, और उतनी ही आस्था, उतना ही विश्वास कमलनाथ जी के लिए देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की 230 सीटों के अंदर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 200 भी सीटें हो सकता है हमारी आ जाएं, अगर हम टिकट वितरण में ठीक से निर्णय करते हैं तो। और पिछड़ा वर्ग का जहाँ तक आपने सवाल पूछा, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की 3 बार के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बने, और संयोग से, इत्तेफाक से तीनों ही पिछड़ा वर्ग के हैं। या इत्तेफाक नहीं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वोट बटोरने के लिए पिछड़े वर्ग के चेहरों को आगे भाजपा करती आई है। लेकिन पिछड़ों की एक बहुत लंबे समय से मांग पेंडिंग थी कि सभी राज्यों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के भाजपा के बन गए, लेकिन वो 14 से बढ़ा के 15 नहीं कर पाए। मैं इसलिए कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, ना सिर्फ कांग्रेसी होने के नाते, बल्कि पिछड़े वर्ग का एक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होने के नाते, कि पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण अगर किसी ने किया तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने किया है। इस बात का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, और निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की जो मांग है उसको कमलनाथ जी ने स्वीकार किया, राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया, माननीय खड़गे साहब ने स्वीकार किया, और पिछड़ों के हित में बहुत सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने लिए हैं। उन सबको गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। कब शुरू होगी ये यात्रा? आगामी 15 जून को इस यात्रा का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। और ये यात्रा 10 जिलों में जाएगी, 22 विधानसभाओं में। पहले चरण में 10 जिलों में 22 विधानसभाओं में लगभग 55 से 60 सभाएं करके हमने लक्ष्य रखा है कि 3 से 5 लाख लोगों को हम एड्रेस करेंगे। और ना सिर्फ उसमें पिछड़ा वर्ग की योजनाएं, बल्कि चाहे गौपुत्र बनते भाजपा के लोग हैं, लेकिन गाय के लिए अगर काम किया तो कमलनाथ जी ने किया।
इसी तरीके से नारी के लिए जो ये नारी को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं बहन बहन कह के कि 23 से कम उम्र वाली को नहीं मिलेगा, वो लाडली कौन सी योजना इनने चलाई है। हाँ, 60 साल से ज़्यादा वाले कोई बहना होगी तो उसको नहीं देंगे। मतलब 23 से नीचे वाली शिवराज जी की बहन नहीं है, 60 से ऊपर वाली शिवराज जी की बहन नहीं है। उसके अलावा किसी के घर में ट्रैक्टर भी है, किसान है, कोई छोटा छोटा 5 बीघा का किसान भी आज ट्रैक्टर रख लेता है, उसको नहीं मिलेगा। एक घर में मास्टर है या कोई चपरासी भी सरकारी नौकरी में तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये सब जो नाटक नौटंकी इनने किया है, हमारे नेता ने नारी सम्मान योजना के तहत ये वादा किया है कि हम 1500 रुपये प्रति माह है हर नारी को देने का काम करेंगे। साथ में जो गैस का सिलेंडर है जिसका भाव इनने 1200 पहुंचा दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपये में देने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजना है, ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन हमारे बहुत सारे जो वचन हैं, जो माननीय कमिश्नर जिसका भाव इनने 1200 पहुंचा दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपये में देने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजना है, ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन हमारे बहुत सारे जो वचन हैं, जो माननीय कमिश्नर 1200 पहुंचा दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपये में देने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजना है, ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन हमारे बहुत सारे जो वचन हैं, जो माननीय कमिश्नर 1200 पहुंचा दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपये में देने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजना है, ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मुद्दे तो हैं ही, लेकिन हमारे बहुत सारे जो वचन हैं, जो माननीय कमिश्नर 1200 पहुंचा दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपये में देने का योजना है, ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मुद्दे तो हैं ही। देखने को मिलेगा। हाँ, मेरा नाम बता के पूछ लीजिएगा, अपने आप जवाब देंगे। कुछ व्यंग करेंगे, कुछ शेर पढ़ेंगे, फिर हम भी शेर पढ़ेंगे जवाब में। और दूसरा, जहाँ तक दादा बोलने की बात है, दुर्भाग्य देखिए इस देश और प्रदेश का, जो गुजरात के दंगों में तड़ीपार होता है वो देश का गृह मंत्री बनता है। जो व्यक्ति दतिया की किला चौक से ये कहता है कि इस जिले में सिर्फ 2 गुंडे हैं, एक एसपी और एक नरोत्तम मिश्रा, कोई तीसरा गुंडा नहीं है, वो आदमी गृह मंत्री इस प्रदेश का बनता है। जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा इस देश के अंदर, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री कहता है ठोक डालो, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने दादा नाम जो अपना रखा है, पुलिस के लठ की दम पे, ये दादा की सारी दादागिरी निकलने वाली है। आप देखते जाइए, 6 महीने बाद आपको परिणाम सामने दिखाई देगा। क्या कांग्रेस दतिया से कांग्रेस में कौन दावेदारी कर रहा है? आप कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो पार्टी में, मेरे चूंकि पिछला चुनाव सेवड़ा से लड़ा था, तो मेरी इच्छा तो सेवड़ा से लड़ने की है। लेकिन हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जहाँ से कहेंगे मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। दतिया एक हॉट सीट है, नरोत्तम मिश्रा वहाँ से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक मजबूत नेता चाहिए, और आप में लोग देखते हैं वो मजबूती? देखते हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये नरोत्तम मिश्रा भी देखते हैं मेरे अंदर मजबूती और उनसे पूछ लीजिएगा कल। तो जैसा हमारी पार्टी आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे, लेकिन ये तय है कि हम उनको बहुत लंबे अंतर से इस बार हराने वाले हैं। ये बिल्कुल तय है। बिल्कुल तय है। मतलब गृह मंत्री को ही उनकी सीट से हरा रहे हैं? हम गृह मंत्री को भी हराएंगे, हम मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे। और अच्छे तरीके से घेरेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी योजनाएं जो पीसीसी में हम दिन भर बैठ रहे हैं वो सब योजनाएं बना रहे हैं और जनता में काम चल ही रहा है। और जनता ने खुद मन बना लिया है। जनता ने खुद, आप सोच के देखिए, जो उड़ान भरता दतिया का दावा करते हो मंत्री जी, जो वहाँ अरबों के काम कराने का दावा करते हो, फिर क्या कारण है कि आप सिर्फ 2400 वोट से जीते? पूरे ग्रामीण क्षेत्र से 10,500 वोट से हार के आए थे। पूरे ग्रामीण क्षेत्र से। क्या कारण है? अगर इतने ही विकास के दावे करते हैं, ये जो दादागिरी वाली इमेज बनाई है ना, उसका जनता भी जवाब देना चाहती है। और इस बार हमारी पार्टी भी उस इमेज को खत्म करेगी और निश्चित रूप से जनता का कोई सेवक वहाँ से विधायक बनेगा, कांग्रेस का विधायक बनेगा। अच्छा, बात करें भ्रष्टाचार की, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा पे लगाते हैं आप लोग। क्यों लगाते हैं? क्या लग रहा है, मतलब इतना भ्रष्टाचार हुआ है क्या? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि हमारे एक बिकाऊ नेता को खरीद के हमारी जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। सब जानते हैं, कोई 35 करोड़ कहता है, कोई 45 करोड़ कहता है कि जो विधायक हमको छोड़ के गए उनको कितना पैसा मिला, और उनके सरगना को, मुखिया को कितना पैसा मिला, जो बड़े बड़े किले महल के महाराजा हैं उनको। तो जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास ना रखे, संविधान में विश्वास ना रखे, चुनी हुई सरकारों को गिराना सबसे बड़ा पाप है। जो पाप पुण्य की और राम की बात करने वाली पार्टी है, उसको ये जवाब देना चाहिए
कि इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में, इस संवैधानिक देश के अंदर सबसे बड़ा अगर पाप कोई है तो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, जो कि ये पार्टी अक्सर कर रही है। जब से मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। उन्होंने कहा हमें नहीं करना खरीद फरोख्त, दबा दबोई नहीं करना, हमें नहीं ईडी-सीडी का कोई इस्तेमाल करना है। लेकिन ये सरकार यही सब काम करके निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी राज्यों में, बड़ी मुश्किल से बन पाई हैं। वो तो कर्नाटक या कोई भी ऐसे राज्य जो बराबरी की स्थिति में नहीं रहे, बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए हमने सरकारें बना ली। तो ये पार्टी का आधार, भले ही किसी चीज़ से शुरुआत कल हुई हो जब ये पार्टी बनी होगी, लेकिन आज इस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ 2 ही चीज़ें जानता है, भ्रष्टाचार करना और गुंडागिर्दी करना। तो सिंधिया तो आप जैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से चले गए, आपको नहीं लगता ये आपकी पार्टी की गुटबाजी थी, आपकी पार्टी उन्हें नहीं संभाल पाई? वो तमाम आरोप लगाते हैं कि मुझे वो पद ही नहीं दिया जो जिसका वादा किया गया था, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसी पीसीसी में सारे विधायकों की सलाह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ली। सिंधिया जी बता दें कि उनके साथ कितने विधायक खड़े थे, कितने विधायकों ने उनको समर्थन दिया था। अरे हमारे 114 विधायक बन के आए थे, तो क्या 14 विधायक उनका समर्थन करते तो उनको मुख्यमंत्री बना देते? 100 विधायक तो कमलनाथ जी के साथ खड़े थे, तो किसको हम मुख्यमंत्री बना देते? तो मुख्यमंत्री विधायक की पसंद से हमारी पार्टी में बनता है, ये पार्टी का सिस्टम है। तो निश्चित रूप से उनको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए थी। फिर और भी कोई वो दायित्व ले सकते थे, लेकिन उनको निश्चित रूप से कोई ना कोई और मुद्दा था। मैं तो यही कहता हूँ, उन्होंने लिखा था उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अब वो उसूल कौन से थे? अगर वो उसूल जनहितैषी थे, जनता के परेशान होने के थे या युवाओं के परेशान होने के थे, तो आज सबसे ज़्यादा युवा परेशान है, आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। और देखिए, सच बात तो यह है कि वो हार से घबरा गए। वो एक बार बीजेपी के किसी नेता ने उनको हरा दिया, पहली बार वो हारे थे तो बहुत घबराए हुए थे, तो इसलिए जिनने हराया उन्हीं के पास वो चले गए, उन्हीं का पत्ता काटने गए। उन्हीं के पास चले, उनका पत्ता भी काट रहे हैं, ये भी मुझे पता चला है। और उनके पास जाने के बाद मैं तो कहता हूँ, हर भाषण में आप मेरे गूगल करिएगा, देखिएगा क्लिप्स, मैं यही कहता हूँ कि उसूल यही था कि दिल्ली का बंगला बराबर बना रहे, उसूल यही था कि केंद्र में मंत्री बने रहो। इसके लिए ये सब उन्होंने किया है। और एक बात नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में और अहम आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस देश का कितना अजीबोगरीब सिस्टम हो गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी को की सदस्यता समाप्त कितनी तेजी में की जाती है। कोर्ट का निर्णय बिल्कुल ऐसी गति से आया जैसे इसके अलावा कोई काम ही नहीं था कोर्ट के पास। जबकि नरोत्तम मिश्रा जी को आज से कितने साल पहले, 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अयोग्य घोषित कर दिया। और अयोग्य घोषित करने के तत्काल बाद विदिन 24 आवर्स उनकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। समाप्त हो जाती तो दोबारा से उपचुनाव हो जाता। लेकिन तब से लेके आज तक उनने एक चुनाव भी लड़ लिया। और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट में गए दिल्ली में तो हारे सिंगल बेंच में, हाँ डबल बेंच में वो जीते। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपील की और अब उसका डिसीजन आने ही वाला है। तो हो सकता है कि गृह मंत्री जी चुनाव के पहले ही गृह मंत्री ना रहे। अच्छा, और फिर चुनाव भी ना लड़ पाए। अब चुनाव ना लड़ पाए, ये तो मेरी इच्छा तो है कि वो लड़ें और हम उनको हराएं अच्छे वोटों से। अच्छा, आपको ये बात तो आपको भी पता ही होगा कि गृह मंत्री ही थे जो सिंधिया जब गए तो उन्होंने पूरा ये जो पटकथा थी उन्होंने ये रची थी। गृह मंत्री जी ने बड़ी उम्मीद के साथ रची थी। वो सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ। पर उनके शिवराज जी उनके बड़े भाई हैं भाई। शिवराज जी बहुत मास्टरपीस आदमी है। तो शिवराज जी ने वो सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। गृह मंत्री के सपने रह गए। और वो गाना मुझे याद आता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। हाँ। नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज जी के मामले में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ। जब नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वो शिवराज जी के मुख्यमंत्री थे तो नरोत्तम मिश्रा जी पूरी सारी व्यवस्थाएं वही सब जमाते थे। फिर उनके मन में लालच आया कि हम सरकार गिराएं। और देखिए, सरकार भी क्यों गिराई गई, बड़े अहम 2-3 मुद्दे हैं। किसानों की कर्जा माफी इनके लिए सिरदर्द बन गई थी। भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी वो इनके लिए सिरदर्द बन गई थी। और स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ होने जा रही थी एक अच्छी कार्रवाई, जिसके कारण उनको सरकार गिराने क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई हो जाती और नहीं हुई तो हो जाएगी 6 महीने जैसे कि मतलब वो जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें वो जेल जाने वाले थे। अच्छा। हाँ, निश्चित रूप से उनसे कल पूछ लीजिएगा, आप पूछिएगा। वो रोज वो अगर आप पूछ पाए, क्योंकि सवाल तो उनके अंदर से लिख के आते हैं, पत्रकारों को वो सवाल लिख के भेजते हैं। हमारे सवाल नहीं लिखे हुए होते हैं। आपके नहीं लिखेंगे ना,
वो खुद ही सवाल अपनी सुविधा से भेजते हैं, अंदर से लिख के बस वही पूछ बुनी का जवाब देते हैं, और जो पत्रकार उल्टा सवाल कर ले उसको घूर के देखते भी हैं दादा जो हैं। जी अच्छा, चिंता अच्छा, ना करिए, आप लोग भी इस दादागिरी से मुक्त हो जाएंगे 6 महीने बाद। सिंधिया जो है उनके जाने के बाद कांग्रेस को कितना लॉस हुआ, या मतलब क्या लगता है, क्या स्थिति है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक बहुत गलत धारणा है लोगों के मन में कि ग्वालियर चंबल संभाग में टोटल 34 विधानसभा की सीटें आती हैं। ये माना गया था कि 34 सीटों में से 27 सीटें जो कांग्रेस ने जीती हैं उसमें सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से पार्टी के नेताओं की भूमिका तो होती है, लेकिन एक बड़ी भूमिका ये थी कि एट्रोसिटी एक्ट को लेके एक आंदोलन हुआ था, वहाँ के SC वर्ग के लोगों ने किया था, दलित भाइयों ने किया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई थी। तो ये जो वोट ग्वालियर चंबल संभाग में BSP हमेशा मजबूत रही है, तो ये जो वोट है जो BSP को जाता था वो हमारी कांग्रेस को शिफ्ट हो गया था, और वो वोट आज और ताकत से कांग्रेस के साथ है। इसलिए हम 27 सीटें जीते थे। अब 34 में से कम 30 से 31 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तब पता चलेगा कि सिंधिया का वजूद कितना है। वैसे पता चल गया नगर निगम के चुनाव में 2 ही निगम आते हैं, ग्वालियर और मुरैना उस संभाग में, और ग्वालियर और मुरैना दोनों कांग्रेस जीती है, बिना सिंधिया के जीती है। पर उन्हें तो उस क्षेत्र का राजा कहा जाता है, हो सकता है एक बार ऐसा हो गया हो, लेकिन अब दूसरी बार विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि चंबल क्षेत्र में जो वहाँ के राजा हैं उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा? किसी भी राजा का कोई प्रभाव ना रहेगा, और रहा है तो उसको हम खत्म करेंगे। राजाओं के प्रभाव से जनता का भला कभी नहीं होने वाला। राजा महाराजा, आप सिंधिया की बात कर रहे हैं ना, मैं सिंधिया की बात कर रहा हूँ। और वो जो महाराज हैं, जो यहाँ महाराज बड़े रुआब में कहलाते थे, अब बीजेपी को मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि उनको भाई साहब बना दिया। अच्छा, अब वो महाराज नहीं है, महाराजा नहीं, अब वो महाराजा नहीं, वहाँ भाई साहब हैं। और जब यहाँ कोई भाई साहब कह देता, मैं हमेशा भाई साहब ही कहता था। जब मुझे उन्होंने पार्टी में लेने के लिए बहुत संदेश भेजे और फोन पे बात की, तो मैंने कहा मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिलीव करता हूँ, तो मैं आपको महाराज तो नहीं कह पाऊंगा। अरे बोले आप मुझे बड़े भाई समझो। हमने ठीक है भाई साहब। और जब मैंने भाई साहब कहा तो उनकी नाक सिकुड़ गई थी। अच्छा। मैं देख रहा था, इनको बुरा लग रहा था। अब वो रोज नाक कितनी सिकुड़ते होंगे, कितने लोग भाई साहब कहते हैं बीजेपी में। तो अब देखते जाइए, 23 के चुनाव के बाद वो भाई साहब भी नहीं भैया कहलाएंगे। तो होता जा रहा है। उनके साथ जो बहुत सारे लोग गए थे उनको उस वक्त पे टिकट मिला, चुनाव भी लड़े, कुछ जीत गए, कुछ हार गए। जो हार गए उनको मंत्री पद फिर भी मिला, और मतलब निगमों की जिम्मेदारी मिल गई, कुछ ना कुछ मिला, मतलब उनको सेटिस्फाई किया। इस बार क्या उम्मीद लग रही है कि मतलब उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या रहेगा? देखिए, ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो मेरा अंदाजा है वो मैं ये बता सकता हूँ कि भाजपा को जितना उपयोग सिंधिया का करना था उन्होंने कर लिया। अब वो फालतू का एक नकचढ़ा नेता अपने सिर पे झेलना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, सिंधिया नकचढ़े नेता है, तो उनको वो झेलना नहीं चाहते, तो इसलिए अब वो सिंधिया को समाप्त कर रहे हैं राजनीति में। हाँ। और हो सकता है वो अपने लोकसभा टिकट के लिए खुद ही धरने पे बैठते दिखाई दें आपको। अच्छा। तो उनके लोगों को क्या टिकट मिलेंगे? ये बात भाजपा हमेशा करती आई है, ये हमारी पार्टी में भी होना चाहिए कि हारने वाला नाम कितना भी बड़ा हो उसका टिकट कटना चाहिए। मैं अपनी पार्टी में भी इस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो, अगर वो जनता के सर्वे में नहीं जीत पा रहा है तो उसका टिकट काटा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस नियम को बड़े अच्छे से फॉलो करती आई है। मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से हारने वालों की टिकट काटेंगे, और सिंधिया के जितने लोग उस समय साथ आए थे उनमें से 80% लोग हारने की स्थिति में हैं। अच्छा, सिंधिया के साथ एक और नाम जो है वो चंबल क्षेत्र में ठीक ठाक वर्चस्व रखती है, इमरती देवी। बड़ी करीबी मानी जाती हैं उनकी, और बहुत तीखी नेता है, तीव्र नेता ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार उनके कुछ ना कुछ बयान सामने आते हैं, कभी लड़ाई सामने आती है। उनकी स्थिति क्या लग रही है इस बार? पिछली बार तो उपचुनाव में तो हार गई थी। हाँ, निश्चित रूप से इमरती देवी मेरे ही जिले की है, बेटी है, और इमरती देवी ने बहुत दिन हमारे साथ काम किया है। तो इमरती देवी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो बहुत जोरदारी से नरोत्तम मिश्रा से डबरा में संघर्ष कर रही हैं जी। और लड़ाई सत्ता का में किसका जोर है इसका संघर्ष वहाँ बहुत चल रहा है, और इमरती देवी उसमें नरोत्तम मिश्रा पे हावी होती हुई दिखाई देती हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद, सॉरी हाँ, डबरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि ठीक लड़ाई लड़ रही हो। लेकिन इस बात का उनको अफसोस जरूर होगा कि वो अच्छी पार्टी को छोड़ के चली गई और गलत नेता की बातों में चली गई। अब वो नेता उनकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और हाँ, ये बात जरूर सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सिंधिया के साथ चले गए थे वो कांग्रेस में वापस आने का
इच्छा रख रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ ऐसे नाम जो कर रहे हैं। नाम नहीं, नाम बताना ठीक एक दो। नहीं, वो उनके साथ हम उनको ले लेंगे तब आपको पता चल जाएगा, नहीं तो विचारों पे गाज उधर से गिर जाएगी। नकचड़ा नेता उनको खत्म कर देगा राजनीति में, और हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी ऐसा चाहती नहीं है कि हम ऐसे लोगों को लें जिन्होंने सरकार गिराई थी। तो आप मौका देंगे नहीं देंगे, मतलब वो तो आना चाह रहे हैं लेकिन आप लेना चाह रहे हैं। देखिए, अगर किसी सीट पर वहाँ का हमारा संगठन, वहाँ के हमारे नेता और जनता, सबका रुझान ऐसा बनता है और वो व्यक्ति जनता से माफ़ी मांगता है और जनता उसको माफ़ कर देती है, तब हम विचार करेंगे, या नहीं अदरवाइज हमें लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को और स्पेशली दतिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? दतिया की जनता से कहना चाहता हूँ, दतिया में जो माहौल है कि पान का ठेला भी तभी खुलेगा जब दादा की होर्डिंग लगेगी, 10 टन किसी का तभी मन पाएगा दतिया शहर के अंदर जब दादा के बच्चे की होर्डिंग लगेगी। अच्छा। और दतिया के अंदर जो माहौल है कि बात दबी जुबान में करनी पड़ती है, कोई किसी की आलोचना करे सत्ताधारी की, प्रशासन की, तो अगल बगल देख लेता है कि कौन कौन सुन रहा है। जो 32 दांतों के बीच में जीभ की स्थिति होती है, आज दतिया की जनता की स्थिति है। आप निश्चिंत रहिए, अब समय आ गया है बदला लेने का, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का और दतिया में कांग्रेस विधायक बनाने का। आप हमारा साथ दीजिए, हम हर हाल में 24,000 से हरा के मंत्री जी को वापस घर बिठा लेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं और आपने क्या बोला था? कम से कम 150 सीटों का आकलन है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि उमा भारती जी के नेतृत्व में 171 के लगभग सीटें आई थीं 2003 में। अगर हम सही टिकट बांट पाए सारी जगह तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 175 से ऊपर आएंगे। ये मेरा दावा है। अच्छा दामोदर जी, एक तीखा सवाल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप चूंकि भाजपा में रहे, फिर आप सपा में आए, फिर आप निर्दलीय भी लड़े, फिर आप कांग्रेस में आए, तो अब अगर इन केस भगवान ना करे कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिरे, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं आई तो वापस से भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं कभी सत्ता में नहीं रहा, तो मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। नंबर 1 आंसर। दूसरा, तीखे सवाल मुझे पसंद आते हैं क्योंकि मैं सवालों से कभी भागता नहीं हूँ और चंबल का आदमी हूँ, इसलिए मिर्ची खाना भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। कितने भी तीखे सवाल आप पूछ सकती हैं। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि मेरा जो उद्देश्य है वो दामोदर को एमएलए बनाने का नहीं है। वो तो जनता के आशीर्वाद से दामोदर यहाँ से दतिया तक जाएगा तो 10 एमएलए स्वागत के लिए मिल जाते हैं मुझे, मेरे भाई साथी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, वो तो एक छोटी सी सीढ़ी भर है। वो सीढ़ी मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो भी सीट ठीक है। जनता की सेवा करना है और मैं मानता हूँ, मुझे चूँकि दूसरी पार्टियों का अनुभव है और मैंने जैसा कहा कि सबसे लंबे समय कांग्रेस में निकल गया मेरा और ज़िंदगी भर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ईमानदार नेतृत्व, कमलनाथ जी जैसा विजनरी आदमी नेता और खड़गे साहब जैसा सामाजिक सोच का व्यक्ति जिसमें सभी समाजों को वो लेके चलना चाहते हैं, इतना अच्छा नेतृत्व जिस पार्टी के पास है उसका कार्यकर्ता भी बन के मैं काम करना पसंद करूँगा। और रही मेरी बात चुनाव लड़ने की, तो मेरा चुनाव लड़ना उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका मेरी चुनाव लड़ाने की है। पार्टी जब आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ लूँगा और अगर पार्टी जैसा कहेगी मैं वैसे आदेश का पालन करूँगा। तो इसलिए निश्चिंत रहिए। पर दावेदारी तो कर ही रहे। दावेदारी तो मेरी है ही, बिल्कुल निश्चित रूप से है। और वो दावेदारी ऐसी नहीं कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, वो तो पार्टी, मेरी दावेदारी मैं कभी नहीं करता, जनता करती है। अच्छा। हाँ, हमेशा जनता करती है। और मैं आपको एक इंसिडेंट सुना के अपनी बात खत्म करूँगा। 2018 में मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने दतिया और सेवड़ा दोनों विधानसभाओं से, 3 विधानसभाएं हैं, दोनों विधानसभाओं से निर्दलीय पर्चा भर दिया। और जब निर्दलीय पर्चा भर दिया तो जो कांग्रेस से कैंडिडेट बने थे वो दोनों घबराए और वो यहाँ आए पीसीसी में, माननीय के पास गए। और जब मैं माननीय से बात करने की बजाय भाग रहा था इधर उधर कि मैं तो लड़ूंगा दोनों विधानसभाओं से, और फिर जब बॉस ने मुझे बोला कि आओ तुरंत, मेरे नेता ने, और जब मैं आया उनने कहा ये दोनों बैठे हैं, ये दोनों दुखी हो रहे हैं कि तुम हार जाएंगे ये तुम्हारे लड़ने से। मैंने कहा अगर मेरे लड़ने से दोनों हार रहे हैं तो मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा इस बार जो गड़बड़ियाँ होनी थी हो गई, छोड़ो भूल जाओ, तुम्हें सरकार बनाना है कि नहीं, जिन बेईमानों से लड़ते हो उनके खिलाफ अपनी सरकार तैयार करना है। मैंने कहा करना है। तो मेरा मुद्दा कभी मेरे टिकट का नहीं रहा, मेरा टिकट तो जनता मांगती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन आज तक मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, आज तक मैंने टिकट के लिए कभी आवेदन नहीं किया।
पर आपने 2018 में निर्दलीय लड़ने के लिए आप चले गए थे ना? चला गया था। तो फिर इस बार अगर टिकट नहीं मिला तो क्या आप इस बार भी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? वादा पीसीसी में बैठ के वादा, इसी पीसीसी में बैठे मिलेंगे। चलिए ठीक है, आपका वादा हम मानते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको हमने दतिया से दामोदर सिंह यादव जो हैं इनसे रूबरू कराया और आपने देखा काफी तीखे सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आपको क्या लगता है, हम दतिया की जनता से भी पूछने आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे और वहां पर क्या स्थिति है ये भी जानेंगे, क्योंकि गृह मंत्री का क्षेत्र है वो और दामोदर सिंह यादव भी वहीं से बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है पिछड़ा वर्ग की इस बार इस चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है? मध्य प्रदेश में इस बार जनता जनार्दन जो वो है वो किस पर विश्वास जताने वाली है? नारी सम्मान योजना या लाडली बहना योजना किसको मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज करवाने वाली है? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दामोदर जी से आप कोई और सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जनता से जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नेत्रम पटेल के साथ साक्षी राय। नमस्कार।